इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं आयशर मोटर्स के कंप्लीट एनालिसिस के बारे में। शुरुआत करते हैं आयशर मोटर के शुरुआती जर्नी से। 1994 में आयशर मोटर्स ने रॉयल एनफील्ड को अक्वायर किया, यानी खरीद लिया। उस टाइम आयशर मोटर्स कई सारे अलग अलग सेगमेंट्स पर काम कर रही थी। उनका फुटवेयर बिजनेस था, गारमेंट बिजनेस था, ट्रैक्टर बिजनेस था, ट्रक, रॉयल एनफील्ड और ऐसे कई सारे अलग अलग 15 बिजनेसेस थे। उस टाइम उनके कई सारे बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें से एक रॉयल एनफील्ड था। रॉयल एनफील्ड को खरीदने के बाद कंपनी शुरुआत में काफी बुलिश थी कि रॉयल एनफील्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसलिए उन्होंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई। उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर 6000 मोटरसाइकिल्स पर मंथ हुई, लेकिन सेल उतना खास नहीं था। सेल सिर्फ 2000 मोटरसाइकिल्स का ही हो रहा था। रॉयल एनफील्ड की खराब परफॉर्मेंस इसी तरह जारी रही, जिसके बाद आयशर मोटर्स ने सोचा कि या तो उन्हें रॉयल एनफील्ड को बंद कर देना चाहिए या फिर उसे बेच देना चाहिए। फिर उन्होंने बायर्स यानी खरीदारों को ढूंढने की प्रोसेस शुरू की, लेकिन रॉयल एनफील्ड के लिए कोई खास खरीदार भी नहीं मिल रहे थे। इसी बीच कंपनी के प्रमोटर विक्रम लाल के बेटे सिद्धार्थ लाल आगे आए। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था और उन्हें इस सेक्टर में रुचि भी थी। तो फिर उन्होंने कंपनी के बोर्ड से कहा कि आप मुझे कुछ टाइम दे दो और मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंपनी को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर लूँ। कंपनी के सामने भी कोई और ऑप्शंस नहीं थे, तो कंपनी को लगा कि यही बेहतर होगा कि सिद्धार्थ लाल को चांस दिया जाए। सिद्धार्थ लाल खुद रॉयल एनफील्ड के शौकीन थे, तो उन्होंने पहले उसकी टेस्टिंग की, उसे चला कर देखा और देखा कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स उस बाइक में आ रहे हैं, और फिर वहां पर उन्होंने कुछ मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए। साथ ही जो लोग रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं उनकी कम्युनिटी बनाई, कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जहां से उन्हें फीडबैक भी मिल सके, और फिर बाइक राइडर्स की रिक्वायरमेंट के अनुसार उन्होंने कई सारे चेंजेस रॉयल एनफील्ड में किए और वो चेंजेस सक्सेसफुल रहे। उस टाइम आयशर मोटर्स के कई सारे और भी बिजनेसेस थे और सिद्धार्थ लाल चाहते थे कि कंपनी कुछ एक दो चीज़ों पर ही फोकस करे, ना कि सारी चीज़ों पर। तो इसलिए उन्होंने ग्रुप की अलग अलग कंपनीज को बेचना स्टार्ट किया। उन्होंने ट्रैक्टर बिजनेस, फुटवेयर, गारमेंट बिजनेस इनको बेचना स्टार्ट किया और फोकस किया सिर्फ रॉयल एनफील्ड पर। तो बाकी के सारे बिजनेसेस बेचने के बाद आयशर मोटर्स के पास दो ही बिजनेस रहे, ट्रक बिजनेस और रॉयल एनफील्ड बिजनेस। इन दोनों में भी मिस्टर लाल ने रॉयल एनफील्ड पर ही ज़्यादा फोकस किया। अभी अगर हम देखते हैं तो आज ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी नजर आती है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बात की जाए तो एक बहुत बड़ी रिस्क उस टाइम मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने ली थी, जिसने बहुत अच्छी तरीके से पे ऑफ भी किया और रॉयल एनफील्ड और आयशर मोटर्स को उसका बहुत फायदा हुआ। अगर हम अभी की बात करते हैं तो रॉयल एनफील्ड हर महीने लगभग 65,000 बाइक्स बेचती है। अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से नंबर्स थोड़े कम हो गए, लेकिन अगर हम 10-15 साल के कंपैरेटिवली अभी के नंबर्स देखेंगे तो उनमें कई गुना इजाफा हुआ है। आज आयशर मोटर्स का 90% रेवेन्यू रॉयल एनफील्ड से आता है और मिड सेगमेंट मोटरसाइकिल कैटेगरी में, दैट इज 250cc टू 750cc, इस कैटेगरी में रॉयल एनफील्ड के पास 96% मार्केट शेयर है। आज वेटिंग पीरियड के बिना किसी को भी रॉयल एनफील्ड नहीं मिलती है। तो एक टाइम ऐसा था जब रॉयल एनफील्ड के पास बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, लेकिन खरीदार नहीं थे। आज कंडीशन कुछ ऐसी है कि खरीदार तो बहुत है बट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज कम पड़ रही है। साल 2003 में कंपनी की शेयर प्राइस 90 रुपए के करीब चल रही थी और 2020 में शेयर प्राइस बढ़कर करीब 22,000 रुपए तक चली आई। यानी पिछले 17 सालों में कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 24,000% रिटर्न दिया है। यानी कंपनी के कई सारे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स को कंपनी ने करोड़पति बनाया है। तो हम सभी को पता है कि लॉन्ग टर्म में हम कंपनी की ग्रोथ से पैसा कमाते हैं। अगर कंपनी की आगे ग्रोथ जारी रहेगी तो पैसा बनेगा, अगर नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। 2020 तक तो कंपनी काफी तेजी से आगे बढ़ी, इसलिए इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा पैसा भी कमा लिया। लेकिन यहाँ से आगे कंपनी की ग्रोथ किस तरह की हो सकती है, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। चलो एक नजर उस पर डालते हैं। कंपनी के पास मिड साइज सेगमेंट में 96% मार्केट शेयर है। 2003 से 2020 तक ग्रोथ भी अच्छी हुई है। लेकिन अगर हम पर्टिकुलरली पिछले कुछ सालों की बात करते हैं, जैसे कि पिछले 3-4 सालों की बात करते हैं, तो पिछले कुछ सालों से कंपनी की ग्रोथ धीमी हो गई है। साल 2017 में हर महीने कंपनी करीब 60,000 बाइक्स बेच रही थी, और अगर आप 2020 की बात करते हैं तो इस कोरोना वायरस पैंडेमिक के पहले कंपनी हर महीने 60,000 बाइक्स ही बेच रही थी। यानी अगर हम पिछले 3 साल की बात करते हैं तो पिछले 3 सालों में कंपनी की ग्रोथ नहीं के बराबर रही है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि कंपनी ने रिसेंटली जो बाइक्स लॉन्च की है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई, जैसे कि रॉयल एनफील्ड कंटिनेंटल जीटी, रॉयल एनफील्ड हिमालयन, ये दोनों भी बाइक्स अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाई। वही कंपनी के कुछ ओल्ड मॉडल्स जैसे कि रॉयल एनफील्ड बुलेट, थंडरबर्ड, क्लासिक, इनसे ही कंपनी का ज्यादातर रेवेन्यू आ रहा है। कंपनी ने कई बार नए नए मॉडल्स लॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नया मॉडल ओल्ड मॉडल जितना खास परफॉर्म नहीं कर पाया। तो कंपनी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये भी है कि कुछ ऐसे मॉडल्स लॉन्च करना जो सक्सेसफुल हो पाए। रॉयल एनफील्ड हिमालयन और कंटिनेंटल GT 650 का सेल रॉयल एनफील्ड के टोटल सेल के
सिर्फ 5% के करीब आता है। जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस रॉयल एनफील्ड को इन बाइक्स से थे, उस तरह का परफॉर्मेंस इन बाइक्स का नहीं रहा है। अब बात करते हैं कंपनी के कंपटीशन की कि क्या कंपटीशन से कंपनी को कोई खतरा हो सकता है। तो जहां तक कंपटीशन की बात है तो कंपनी को कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं है। हमने देखा कि मिड साइज सेगमेंट का 96% मार्केट शेयर रॉयल एनफील्ड के पास है। हार्ले डेविडसन उनके इनडायरेक्ट कंपटीटर थे, क्योंकि हार्ले डेविडसन की ज्यादातर बाइक्स 750 सीसी के आगे की थी और इंडिया में अपने बिजनेस की खराब परफॉर्मेंस के चलते हार्ले डेविडसन इंडिया छोड़ने की प्लानिंग कर रही है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में उनकी सिर्फ 2500 बाइक्स बेची गई, जबकि पूरी दुनिया में पिछले फाइनेंशियल ईयर में हार्ले डेविडसन ने 2 लाख से भी ज्यादा मोटरसाइकिल्स बेची थी, जिसके चलते वो इंडिया से ज्यादा बाकी कंट्रीज पर फोकस करना चाहते हैं। साल 2018 में जावा मोटरसाइकिल्स ने कहा कि वो इंडिया में फिर से अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद तुरंत यानी दिसंबर 2018 में जावा मोटरसाइकिल्स की बहुत ज़्यादा बुकिंग हो गई। इनफैक्ट इतनी ज़्यादा बुकिंग हो गई कि सितंबर 2019 तक कोई भी नई बुकिंग नहीं ली गई, जिसके चलते ये लगने लगा कि जावा मोटरसाइकिल रॉयल एनफील्ड को काफ़ी टफ फाइट दे सकती है। अभी जुलाई 2020 में जावा की सिर्फ 569 मोटरसाइकिल्स बेची गई, तो उनका भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और अब तक रॉयल एनफील्ड को टफ फाइट देने में वो असफल रहे हैं। तो अगर रॉयल एनफील्ड को अपनी ग्रोथ स्टोरी ऐसे ही जारी रखनी है तो उन्हें सबसे पहले मार्केट साइज बढ़ानी होगी, क्योंकि फिलहाल लगभग पूरा मार्केट उन्हीं का है। तो जब मार्केट साइज बढ़ेगी तो डायरेक्ट फायदा रॉयल एनफील्ड को होगा। इंडिया में अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसका भी रॉयल एनफील्ड को फायदा हो सकता है। लेकिन अब इस कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से अपर मिडिल क्लास पॉपुलेशन की ग्रोथ के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ से रॉयल एनफील्ड को बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, और वो है एक्सपोर्ट। कंपनी का एक्सपोर्ट शुरुआत से ही काफ़ी कम रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका एक्सपोर्ट बढ़ने लगा है। 2015 में हर महीने कंपनी करीब 1500 बाइक्स एक्सपोर्ट करती थी, जो नंबर अभी 2020 तक बढ़कर 4500 हुआ है। लेकिन फिर भी ये नंबर सफिशिएंट नहीं है। कंपनी के टोटल मोटरसाइकिल्स में से सिर्फ 4% मोटरसाइकिल्स एक्सपोर्ट होती है। वही अगर हम बजाज की बात की जाए तो बजाज रॉयल एनफील्ड का डायरेक्ट कंपटीटर तो नहीं है, लेकिन जितनी भी गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करते हैं उनमें से 40% मोटरसाइकिल्स वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डेट भी निग्लिजिबल है। कंपनी के लिए एक ही फिलहाल मेन कंसर्न है, वो है ग्रोथ का। अभी रिसेंटली कंपनी ने 10-for-1 का स्टॉक स्प्लिट किया है, जिसका मतलब है कि कंपनी ने अपने एक शेयर को 10 शेयर्स में डिवाइड किया है, जिससे कंपनी के एक शेयर की प्राइस जो पहले 22,000 रुपये के करीब चल रही थी वो अभी 2200 रुपये के करीब आ गई है। लेकिन स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी चेंज नहीं होता है। जिस दिन स्टॉक स्प्लिट लागू हुआ उसी दिन कंपनी की शेयर प्राइस 10% अप गई थी, लेकिन इस चीज़ के पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। स्टॉक स्प्लिट जनरली कंपनी इसलिए लाती है ताकि एक आम इन्वेस्टर भी कंपनी के शेयर्स खरीद पाए। जब भी किसी कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट करके शेयर प्राइस को कम करती है, यानी स्टॉक स्प्लिट करके कंपनी उस एक शेयर को मल्टीपल शेयर्स में डिवाइड करती है। उससे कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो इस चीज़ को भी आपको ज़रूर समझना है। आज की एक स्टडी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारे बाकी चैनल्स जैसे कि फिनोवेशंस अपडेट्स, फिनोवेशंस इंग्लिश और फिनोवेशंस मराठी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर भी हम काफ़ी सारी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। आज की एक स्टडी देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।